नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो प्रयागराज दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आनंद भवन स्थित अनाथालय में बच्चों से भी मिली प्रियंका। संगम में स्नान के लिए हाथ वाली नाव से निकली प्रियंका। तो प्रियंका गांधी के साथ उनकी बेटी मिराया भी इस वक्त प्रयागराज में मौजूद है। प्रियंका के स्नान के लिए जाते समय हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी हुई। थोड़ी देर में अरैल घाट पर स्नान करेंगी कांग्रेस महासचिव और स्वामी स्वरूपानंद महाराज से आशीर्वाद भी लेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। तो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा आज प्रयागराज पहुंची हुई है, जहां पर मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में स्नान भी करेंगी घाट पर। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल भी प्रियंका गांधी सहारनपुर पहुंची थी और महापंचायत में हिस्सा लिया था। 2022 में विधानसभा चुनाव, उसको देखते हुए बेहद अहम ये दौरा। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रियंका गांधी यहां पर संगम में डुबकी लगाएंगी और अगले साल होने वाली यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी की सूबे में मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। तो आलोक मालवीय, ब्यूरो चीफ, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। आलोक, क्योंकि प्रियंका गांधी इस वक्त प्रयागराज में मौजूद है और थोड़ी ही देर में वो संगम में डुबकी भी लगाने वाली हैं, क्या कुछ जानकारी फिलहाल, क्या कुछ अपडेट, कितनी देर में देखने को मिलेगा ये? जी देखिए, संगम नगरी पहुंची प्रियंका समय से निकलने के साथ ही वो संगम की त्रिवेणी में डुबकी लगा रही हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा 2022 के विधानसभा चुनाव की वैतरणी को संगम की त्रिवेणी से डुबकी लगाकर पार करने का प्रयास कर रही हैं। फिलहाल कांग्रेसी जन यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने हर हर महादेव के नारे लगाए हैं, भारत माता जय के नारे लगाए हैं और इसके साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी का स्वागत किया है। प्रियंका गांधी के साथ उनकी बेटी मौजूद है और इसके साथ आराधना मिश्रा मोना मौजूद है, जो कि विधानमंडल दल की नेता है और वो उनके साथ दिल्ली से आई है। उनके साथ उन्होंने सबसे पहले एयरपोर्ट पर स्वागत करवाया, उसके बाद आनंद भवन उनको लेकर गई और आनंद भवन के अंदर उन्होंने उनके पैसे स्थान है उसके पर जो की अस्थियां रखी गई थी उस पर श्रद्धासुमन अर्पित करवाया और उसके बाद बाई रोड वो अरैल घाट पर आई है और संगम का विहंगम नजारा देखने को मिल रहा है। जिस समय प्रियंका गांधी वाड्रा नाव पर सवार हुई थी, उस समय हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही थी। तो इसका जो विजुअल है, जो दृश्य है, वो अकल्पनीय था और इसको देखकर लोगों जय जयकार के नारे लगाए और गंगा मैया के जय के नारे लगाए हैं। जी ऋतु। ठीक है आलोक, क्योंकि यूपी में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होना है और प्रियंका गांधी यूपी कांग्रेस की प्रभारी हैं, तो ऐसे में उनकी ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए और शायद उसी वजह से लगातार उनकी ये दौरे आए दिन देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल ऋतु, जिस तरह से चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी कूदी है और अन्य दल भी कूदे हैं, उसी तरह जो कांग्रेस पार्टी है वो अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने का प्रयास कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसीलिए प्रियंका गांधी को प्रभारी बनाया गया है। महासचिव प्रियंका गांधी लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रही हैं और दौरे करने के साथ ही वो युवाओं से अधिक संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रही है। आनंद भवन के अंदर जब वो पहुंची है तो वहां पर जो दूर दराज से लोग आए हैं उनके साथ उन्होंने फोटो खिंचाई है और उनके बच्चे को अपने गोद में बैठाकर उनको दुलारा है। तो कितना जुड़ाव दिखाने का प्रयास प्रियंका गांधी कर रही हैं। जिस तरह से उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लोगों से घुल मिल जाती थी, उनके पिता भी लोगों से घुल मिल जाते थे, उसका स्वभाव प्रियंका गांधी का देखने को मिल रहा है। क्योंकि प्रियंका गांधी का जो होम डिस्ट्रिक्ट है, गृह जनपद है, वो प्रयागराज है और प्रयागराज से उनका काफी ज्यादा लगाव है, जिस वजह से वह प्रयागराज के लोगों से काफी लगाव रखती है और भी लेती रहती है। तो उनका जुड़ाव और लगाव है, वो चुनावी समर में कूदने के लिए काफी महसूस हो रहा है कि वो चुनावी समर में आलोक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है आलोक। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। तो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी प्रयागराज के दौरे पर है और थोड़ी देर में घाट पर स्नान भी करेंगे।
लखनऊ से खबर, जहां पर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्वेस्टर समिट में भी जो भी निवेश आया है उसे धरातल पर उतारा जाएगा। कई इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। सतीश महाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही। 5,000 करोड़ के एमओयू बेंगलुरु में साइन किए गए हैं। इसके साथ ही डेटा सेंटर पर भी प्रदेश में बड़े स्तर पर काम हो रहा है। यूपी में औद्योगिक विकास का नया दौर शुरू हो गया है। तो बता दें आपको कि सतीश महाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम बातें बताई है कि आखिर किस तरीके से यूपी को विकास की तरफ ले जाने के लिए कितने कदम उठाए जा रहे हैं और क्या कुछ किया जा रहा है। तो इन्वेस्टर समिट में जो भी निवेश आया उसे धरातल पर उतारा गया। कई इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है और इसके साथ ही 5,000 करोड़ के एमओयू बेंगलुरु में साइन किए जा चुके हैं। तो डेटा सेंटर पर भी प्रदेश में बड़े स्तर पर लगातार काम हो रहा है। तो यूपी में औद्योगिक विकास का एक नया दौर शुरू हो गया है, जिस दिशा में लगातार प्रदेश सरकार काम कर रही है। तो औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है। सतीश महाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि आखिर किस तरीके से यूपी को इंडस्ट्रियल में आगे पहुंचाने के लिए, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में लगातार उन आयामों तक पहुंचाने के लिए जहां पर जाकर उत्तर प्रदेश न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है, उस दिशा में क्या कुछ कदम उठाने जरूरी है और क्या कुछ किया जा रहा है, ये सारी जानकारी सतीश महाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में बेंगलुरु में 5,000 करोड़ के एमओयू भी साइन किए गए हैं। इसके साथ ही डेटा सेंटर में भी बड़े स्तर पर काम हो रहा है। तो यूपी में जो औद्योगिक विकास है उसका एक नया दौर शुरू हो गया है। तो आखिर इन्वेस्टर समिट में कितना निवेश आया है और किस तरीके से उसको आगे धरातल पर उतारा जा रहा है, कितना काम किया जा चुका है, ये सारी बातें सतीश महाना ने बताई। तो हमने ये निर्णय लिया कि हम बाकी स्टेट्स के बारे में भी जो पॉलिसी है, मैंने उनको बोला है वेदर वी मीट इट और वी बीट इट, या उसको बीट करें या फिर बीट करें, ताकि हमारे को कोई आदमी ये नहीं कह सके कि दूसरा स्टेट आपके से ज्यादा कोई आगे बढ़ रहा है। उस जब मीट इट एंड बीट इट की बात होगी तो हमारे को काम करने में इंडस्ट्रीज के साथ इंडस्ट्रीज को भी सुविधा होगी और हमारा उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की तरफ जो हमने कदम बढ़ाया उसको आगे तेजी से बढ़ाएंगे। हमारी जो डाटा सेंटर की नीति है वो मैंने आपको बताई कि पूरे प्रदेश में उसको लोग मुंबई और महाराष्ट्र जैसे शहर को छोड़कर लोग आ रहे हैं। नई स्टार्टअप की नीति 2020 हमने कोशिश करी है। निजी औद्योगिक पार्कों की पात्रता हमने 100 एकड़ से घटा के 20 एकड़, पश्चिमांचल से 150 एकड़ से हटाकर 30 एकड़ करी है। लॉजिस्टिक पार्कों के लिए भी हम लोगों ने 50 एकड़ से घटाकर 25 एकड़ करी है। पहले हमने लॉजिस्टिक को वेयर हाउसेस को पहले इंडस्ट्री के रेट के ऊपर ज़मीन नहीं दी जाती थी। हमने निर्णय किया कि उसको पहले उसका कमर्शियल रेट लगता था, तो हमने उसको इंडस्ट्री के रेट के ऊपर उसको देने की बात करी। हमने लैंड रिफॉर्म्स किए। 12.5 एकड़ से ऊपर जो किसी से इंडस्ट्री लगानी है तो पहले उसको 12.5 एकड़ से ऊपर परमिशन नहीं मिलती थी। हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर 25 एकड़ और कमिश्नर लेवल के ऊपर 50 एकड़ की छूट दी। गवर्नमेंट के पास भी अगर उससे ज़्यादा आती है तो उसमें हमारे को छूट देने का हमारे एक्ट में हमने प्रोविजन किया है। तो किसी को लैंड से संबंधित जो कठिनाइयाँ थी उसमें भी हमने किया। मैंने आपको बताया कि लॉजिस्टिक क्षेत्र उद्योगों का दर्जा दिया गया। मंडी शुल्क को मंडी के बाहर अपना उत्पाद बेचने के लिए पूरी तरीके से छूट दी गई। भूमि सुधार के संदर्भ में मैंने आपको ये बताया कि 12 एकड़ से ज़्यादा का हम लोगों ने उसमें छूट दिया। लगभग औद्योगिक विकास के लिए एक्सप्रेस वेज के किनारे तक वो 22,000 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जो एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप के लिए मिश्रित भूमि उपयोग के लिए जोनिंग नियमों के संशोधन की अनुमति दी जाएगी। तो इसमें हमने एफआईआर भी बढ़ाने की बात करी है कि एफआईआर बढ़ाकर 2.5 से हमने 3.5 एफआईआर बढ़ाया है, कर दिया है। हमने एक फ्लैटेड फैक्ट्री का हम एक कंसेप्ट लेकर आए हैं, उसको हम देंगे। फ्लैटेड फैक्ट्री का अभी जैसे दिल्ली में ऑनरेबल कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और एनजीटी के द्वारा वहाँ पर बंदिश लगा दी कि किसी के छोटे कमरे में कोई आदमी अपना काम करता था, कोई प्लग बनाने का, कोई छोटी
नक्सल गतिविधियों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाला जिला अरवल, जहां नक्सली गतिविधियों, हत्या, डकैती जैसे मामले अधिकांश सुर्खियों में रहते हैं, जिसकी रोकथाम को लेकर बेहतर पुलिसिंग की चाह अरवल के लोगों में होती है। अरवल में अमन चैन का जीवन कायम हो, इसी उम्मीद के साथ बेहतर पुलिसिंग के लिए अपनी पहचान बनाने वाले तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन से न्यूज 1 इंडिया के ब्यूरो चीफ सर्वेश कुमार मिश्रा ने खास बातचीत की है। देखिए। अभी अरवल जिले में है और अरवल के पुलिस कप्तान राजीव रंजन जी हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि अरवल में क्राइम का क्या ग्राफ है और इसको लेकर इन्होंने अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं। जी, ओवरऑल पिछले बार 19 से और इस बार 20 के क्राइम फिगर का हमने जनवरी में रिकॉर्ड निकाला था, तो पाया कि ओवरऑल कांडों की संख्या हमारे यहाँ पिछले साल के परिष्पत इस साल कांड की संख्या मेरे यहाँ घटी है। सिर्फ 4 थाने ऐसे हमारे यहाँ निकले जहाँ पर केस की संख्या बढ़ी थी। इसके फिर हमने उसको एनालाइज किया कि आखिर ये हमारे कांडों की संख्या किस क्षेत्र में बढ़ी है। तो फिर हमने एनालाइज करने के बाद पाया कि शराबबंदी के कांड, आर्म्स एक्ट के केस, एनडीपीएस के केस, ऐसे इस तरह के कई प्रोएक्टिव पुलिस के द्वारा प्रतिवेदित कराए हुए कई एक कांड थे, जिसके कारण से कांडों की संख्या बढ़ी है। मेजर हेड के भी हमने कैलकुलेट किया, फिगर हमारे पास में है, आपको हम दे सकते हैं। मेजर हेड के भी केसेस में भी जब हम कंपैरेटिव फिगर निकालेंगे तो ओवरऑल 19 से 20 में हमारे यहाँ केसेस घट गए हेड के केसेस। विगत 1.5 साल के कार्यकाल में आपके द्वारा बड़े उद्भेदन कौन से रहे अरवल जिला में? ऑलमोस्ट हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी उपलब्धि जिसे हम अपने आप को मानते हैं, वो जब मैं जिला में ज्वाइन किया था उस समय में मोटरसाइकिल चोरी की बहुत यहाँ शिकायत हुआ करती थी। कहने को ये छोटी बात है और बिहार के लिए भी ये छोटी बात हो सकती है, लेकिन इसका कनेक्शन शराबबंदी के साथ बहुत जोर से जुड़ा हुआ है। मोटरसाइकिल चोरियां होती हैं और शराब लोग उसमें कैरी करते हैं, और भी कई तरह के अपराध हो सकते हैं, लूट की घटना हो सकती है, बैंक के साथ घटना हो सकती है, इस तरह कई घटनाएं रहती हैं। लेकिन ये एक छोटा सा अपराध है, इस पर मैंने कंसंट्रेट किया और पूर्व जो बुक में सरिस्ता में जो कुछ टेक्निक्स लिखे हुए हैं उनको हमने यूज करके मोटरसाइकिल चोरी को ऑलमोस्ट हम लोग स्टेट में सिंगल डिजिट में लिया है। जो सिर्फ अरवल थाने में जहां डबल डिजिट में केस होता था, 10, 15, 20 तक होता रहा, आज कई बार एक महीना तो ऐसा रहा है कि 0 रिपोर्टिंग मोटरसाइकिल का रहा है। इसको हम अपनी उपलब्धि भी मानते हैं। दूसरी चीज की, एक तो कि नक्सल की कोई घटना नहीं घटी और एक भी ऐसा नक्सलाइट आज के डेट में नहीं है जो कि बाहर में है। एक बहुत बड़ी समस्या और मेजर समस्या के रूप में है 100 डायल जो है और विभिन्न जगहों से नहीं लग पाता है। इसको लेकर आप लोगों ने क्या कदम उठाने का निर्णय लिया, क्या कर पाएंगे आगे? ये ऑलरेडी स्टेट लेवल पर 100 डायल का कंसेप्ट बना हुआ है, पटना में ये कार्यरत है और इस डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए एक कंट्रोल रूम हमारे यहाँ जिला में चल रहा है, जिसका नंबर सभी लोगों को पता है। उसमें लैंडलाइन नंबर भी है और मोबाइल नंबर भी है। आप व्हाट्सएप के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे अरवल के तेज तर्रार पुलिस कप्तान, खास मुलाकात सीरीज में राजीव रंजन जी। इन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी और कैसे क्राइम कंट्रोल हो और 100 डायल को लेकर भी अपनी बात रखी। कैमरामैन रवि के साथ सर्वेश मिश्रा, न्यूज 1 इंडिया, अरवल। लखनऊ से खबर, जहां पर केजीएमसी में गार्डों का आतंक जारी है। तीमारदारों की गार्डों ने लाठी डंडों से पिटाई की। महिला और पुरुष की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती, तो मरीज से मिलने आए थे महिला और पुरुष। तीमारदारों का परिवार भारी संख्या में पहुंचा ट्रॉमा सेंटर। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक गार्ड को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने पीड़ित परिवार को कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है, तो पीड़ित ने 10 से 15 गार्डों पर हमले का आरोप भी लगाया है। तो तीमारदारों का परिवार भारी संख्या में ट्रॉमा सेंटर पहुंच गया। तो केजीएमसी में गार्डों का यह आतंक देखा गया, जहां पर तीमारदारों के साथ बदसलूकी की गई, लाठी डंडों से पिटाई की गई। तो महिला और पुरुष की हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती है। मरीज से मिलने आए थे महिला और पुरुष। तीमारदारों का परिवार भारी संख्या में ट्रॉमा सेंटर पहुंचा। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल भी पहुंची। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक गार्ड को तुरंत हिरासत में ले लिया। पुलिस ने पीड़ित परिवार को कार्रवाई करने का हालांकि आश्वासन दिया है। पीड़ित ने 10 से 15 गार्डों पर हमले का आरोप भी लगाया है। तो लखनऊ की केजीएमसी का ये मामला है, जहां पर गार्डों ने तीमारदारों की लाठी डंडों से पिटाई कर दी, बदसलूकी की।
नीचे जा रहा था। अभी मेरे को मेरे भाई आ रहे हैं, मेरे चाचा इसी में है। नीलेश चौहान संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, आखिर ये पूरा विवाद हुआ क्यों? केजीएमसी के जो गार्ड है उन्होंने तीमारदारों के साथ इस तरह की बदसलूकी, लाठी डंडों से पिटाई क्यों की? क्या पूरा विवाद? बिल्कुल आपको बता दूं कि केजीएमयू में ये नया विवाद नहीं है, लगातार ऐसी घटनाएं केजीएमयू में देखने को मिलती हैं, जहां जो तीमारदार हैं वो नतमस्तक हो जाते हैं या तो उनकी पिटाई की जाती है। ऐसा ही मामला आज फिर केजीएमयू में देखने को मिला, जहां तीमारदार जो थे वो अपने मरीज से मिलने ट्रमा सेंटर जा रहे थे। जिस दौरान गार्डों ने उनको रोका, जिसके बाद उनकी कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद गार्डों ने उनकी जमकर पिटाई की है। फिलहाल मौके पर पुलिस है, एक गार्ड को हिरासत में लिया गया है और जो पीड़ित परिवार है, महिला है, पुरुष है, जिनको चोटें आई हैं, उनको भी पुलिस थाने ले गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि लगातार इस तरीके की घटनाएं जब केजीएमयू के ट्रामा सेंटर से सामने आती है तो क्यों कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इससे पूर्व भी न्यूज वन इंडिया ने 3 दिन पहले एक खबर चलाई थी कि केजीएमयू में गार्डों की लापरवाही से एक मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिला था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। और आज फिर 3 दिन ही बाद ऐसी घटना सामने आई। अक्सर इस तरह की लापरवाही नीलेश देखी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो बदहाली है, ये जो स्थिति है वो नहीं सुधरती है और हर बार इस तरह का एक नया मामला सामने आ जाता है। तो नीलेश बने रहिए आप हमारे साथ, आगे और भी खबरों पे अपडेट लेंगे आपसे। तो वहीं लखनऊ में राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन का बड़ा कार्यक्रम कल बीजेपी पूर्व जिला अध्यक्ष रामनिवास यादव के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। घायल दिल्ली पुलिस के जवानों का उत्साहवर्धन बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में ये पुलिसकर्मी घायल हुए थे, उनके उत्साहवर्धन के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अन्नदाता यूनियन ने लखनऊ कलेक्ट्रेट में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो वहीं कानपुर पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 6 थाना प्रभारियों का तबादला कर दिया गया है। एसएचओ अजय सेठ लाइन हाजिर हुए हैं। कर्नलगंज एसएचओ देवेंद्र प्रताप बाबूपुरवा थाना पहुंचे हैं। तो ये बड़ा फेरबदल हुआ मेरठ में, 6 थाना प्रभारी जिनका तबादला हो गया है। लखनऊ से खबर, जहां पर तालक टोरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, यानी कि जो ताल कटोरा पुलिस है उसको बड़ी सफलता मिली लखनऊ में, और पुलिस कमिश्नर डीके के निर्देश पर इंस्पेक्टर संजय राय को सफलता मिली। शातिर चोर में शाहिद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और शाहिद के पास चोरी का ई रिक्शा और नकदी भी बरामद की गई है। मथुरा से खबर, जहां पर युवती का पीछा करने वाले मनचले को काफी भारी पड़ा पीछा करना युवती का। युवतियों ने मनचले युवक की जमकर पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। सोशल मीडिया पर ये पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। थाना कोसी क्षेत्र की सब्जी मंडी का ये मामला है। तो बता दें आपको ये खबर मथुरा से, जहां पर युवती का पीछा करना मनचले को भारी पड़ा। युवतियों ने मनचले युवक की जमकर पिटाई कर दी। मौके पर हालांकि पुलिस भी पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया गया। सोशल मीडिया पर ये पिटाई का वीडियो वायरल भी हो रहा है। तो थाना कोसी क्षेत्र की सब्जी मंडी का ये मामला है, जहां पर एक मनचला युवक युवती का पीछा कर रहा था, जिस दौरान युवतियों ने उस युवक की पिटाई कर दी। हालांकि इस पूरे मामले को देखकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया गया। मिर्जापुर जिले के शक्तिशगढ़ के विशाल परिसर में प्रवेश करते ही परम शांति की अनुभूति होती है। जी हां, यहां पर हजारों की संख्या में स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के पास लोग आते हैं। वर्तमान में स्वामी अड़गड़ानंद महाराज प्रसिद्ध और धार्मिक संतों में शामिल है। स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज ने खुद यथार्थ गीता लिखी है, जिसे देश विदेश में बहुत ही प्रसिद्धि मिली है।
स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के आश्रम में अनुयायियों के लिए भोजन समेत तमाम व्यवस्थाएं हैं। कोरोना महामारी को लेकर स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज कहते हैं कि 100 साल में एक बार ऐसी बीमारी से दुनिया को दो चार होना पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है, इससे धैर्य पूर्वक लोगों को इसका सामना करना चाहिए। धीरे धीरे इस महामारी से निजात मिल जाएगी। वहीं स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज ने आज के परिवेश में युवा पीढ़ी के बारे में उन्होंने कहा कि माहौल और समय के हिसाब से लोग ढल जाते हैं। आसपास की जितनी चीजें होती हैं उसे युवा तुरंत संग्रहित कर लेता है और उसे अपने ढंग से करने की कोशिश करता है। समाज में अच्छे युवा भी होते हैं जो अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। माया को बस में हमने में कोई आस्था किसी की नहीं। तो छत्तीसगढ़ के विशाल परिसर में लगती है सभा, जहां पर लोग आते हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए। उनके अनुयायी आते हैं उनके प्रवचन सुनने के लिए। तो वर्तमान में स्वामी अड़गड़ानंद महाराज प्रसिद्ध और धार्मिक संतों में शामिल हैं। स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज ने खुद यथार्थ गीता लिखी है, जिसे देश विदेश में बहुत ही प्रसिद्धि भी मिली है। लड़कों में एक बच गई वो लड़कियां जिसका यदुवंश चलता है। खैर छोड़ो, इसीलिए मीडिया पहले कुछ और कह रहा था, आज कुछ और कह रहा है। मीडिया सदैव किसी का नुकसान नहीं किया। जब किसी नेता का पिठलपू हो जाता है तब भले ही उल्टा सीधा बोले, अन्यथा मीडिया तो कल्याण के लिए ही कहते हैं। अब मीडिया के आप लोग ज्यादा विद्वान हो भी लड़के हैं। बहुत होशियार है। सुनो तो मीडिया, सुनो तो तुम ज्यादा विद्वान हो भी लौटे का पड़े। तुम लोग गवर्नमेंट के कानून में जो पास होता है वो बोलते हैं और गवर्नमेंट की चूना लगाने का काम ही में 50 पड़े। खैर छोड़ो, मीडिया को बच्चों को वही सिखाना चाहिए, लोक लाभ पर लोक लोग। असली गुरु माता होती है। पहला गुरु माता, दूसरा पिता, फिर आचार्य। मीडिया तो एक प्रोत्साहन है। अब फुलन देवी के समय यही मीडिया कुछ और प्रोत्साहन करता था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।